बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जापान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने कल एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम हम आज भी करने जा रहे हैं जापान में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये इंसानी हकूक़ के हवाले से प्रोग्राम है, और इसमें जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ख़ास तौर पे एक साबिक़ वज़ीर आज़म है जो उसके साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को जकड़ लिया है, इसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी दुनिया में भी जाएंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े दाद के मुस्तहिक हैं। वो हर जगह पे भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाना पड़ेगा। तो एक तो जापान के लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, और उनके जज्बात भी मुख्तलिफ नहीं हैं। जैसे यूरोप में लोगों के जज्बात थे, जैसे बरतानिया में लोगों के जज्बात हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में लोगों के जज्बात हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो नहीं मानते। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया, वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं, और वो इसके खिलाफ डटकर खड़े भी हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाएं रूटीन की खबरों की तरफ। ताहिर अशरफी साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। वो हम लोगों को भगोड़ा बोलते हैं, वो ये कहते हैं तो जनाब के आप लोग पाकिस्तान से भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, कुछ डॉलर वालर आप लेते हैं। ताहिर अशरफी साहब, इतने पैसे हम पाकिस्तान में कमा रहे थे तो हमें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से बाहर आने की? नौकरियाँ चली गईं, कारोबार चले गए, सारे के सारे ख़ानदान उजड़ गए, घर वीरान हो गए। तो ये सारा कुछ करने के बाद कोई आदमी को थोड़े से पैसे कमाएगा, आपको लगता है? कोई दिमाग आपका काम करता है? कोई अकल में बात आपके घुसती है? तो ताहिर अशरफी साहब के ख़िलाफ़ जो हम लोगों ने, और इनके ख़िलाफ़ नहीं, जो दरबारी मुल्ला हैं उनके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई थी। मैंने उसके बारे में जो ख़ास तौर में अपनी बात करूँगा, बाकी नहीं करता मैंने ख़ास तौर पर 3-4 चीज़ें उठाई थी। तो इस पर ताहिर अशरफी साहब ने जवाब दिया। एक तो वो ये कहते हैं कि हमने इस्तिस्ना पे क्यों नहीं बात की। मैं ARY पे बात कर चुका हूँ, मालिक के प्रोग्राम में, और वो बात ये है कि इस मुल्क में एहतसाब भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और इस मुल्क में इस्तिस्ना भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और ये क्या बात हुई कि क्योंकि एहतसाब का तरीका इस्लामी नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना जो गैर इस्लामी और गैर शरई आर्मी चीफ ने ले लिया है ताहयात, तो फिर इस पे भी बात नहीं करते। जब एहतसाब पे नहीं हो रही तो इस पे भी नहीं हो रही। जब एहतसाब ठीक हो जाएगा तो ये इस्तिस्ना पे भी बात कर लेंगे। ये इनका अंदाज है, अंदाज़ा करें भाई। मौलवी साहब, अगर एहतसाब का निज़ाम गैर इस्लामी और गैर शरई है, तो आप ये बताइए कि आपने इस गैर इस्लामी और गैर शरई निज़ाम के ख़िलाफ़ कब तहरीक चलाई, कितनी आवाज़ उठाई, कहाँ कहाँ गए, कौन सी खिदमत सर अंजाम दी, और इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों ने लाकर सामने रखा कि जनाब ये बनना चाहिए? लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। और एक चीज़ अगर गैर शरई है तो क्या उसकी वजह से दूसरी गैर शरई चीज़ जो है वो जस्टिफाई हो जाती है? यानी इस्तिस्ना को जस्टिफाई करने का तरीकाकार उन्होंने ये बताया कि एहतसाब का निज़ाम जो है ना वो शरई नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना। भाई, सज़ा और जज़ा का निज़ाम शरई है या नहीं है? बाकी जराइम जो होते हैं वो शरई है या नहीं है? उनका निज़ाम, कातिल को सजाए मौत देना शरई है या नहीं है? मौलाना साहब, खुदा का नाम लें आप, यानी आप इस्तिस्ना को ऐसे जस्टिफाई करेंगे? तो अगर एहतसाब का निज़ाम गैर शरई है और इसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इस्तिस्ना जो है वो भी गैर शरई है, तो चलने दो दोनों को। तो फिर ऐसे तो आप हर पाकिस्तानी को इस्तिस्ना दे दें, क्योंकि एहतसाब का निज़ाम जो है वो गैर शरई है। फिर तो सबको आप इस्तिस्ना दे दें ना, सबको आप मौका दे देंगे, सारे के सारे इस्तिस्ना ले लें। ये क्या बात हुई? सहाबा इकराम ने नहीं लिया, उलमा इकराम ने नहीं लिया, आज तक खुलफा राशिदीन ने नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने नहीं लिया, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? तो एक तो मौलाना साहब आपकी बात का सरपाऊ नहीं है। लोग ना अक्लमंद हैं, अब लोगों को शऊर है, लोग सवाल पूछते हैं फिर जवाब मांगते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल कुछ और जवाब कुछ और, ये लोग आपको बेनकाब करेंगे, और बार बार कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि फ़लस्तीन पर और इसराइल पर भी बात हुई है, हमास पर भी बात हुई है। सुनाओ सुनाओ, कहाँ बात हुई है? क्या आपने पूछा वज़ीर आज़म से कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे के ऊपर जिसमें हमास को गैर मुसल्लह करना है और फ़लस्तीन के अंदर एक इस्लामिक फ़ोर्स जो है मुल्कों की बनेगी, स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स, उसको तैनात करना है,
اور اس فورس کا کام ہے حماس کو غیر مسلح کرنا اور فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ایک ایسی دیوار بننا جو اسرائیل کو تحفظ دے. یہ تو باقاعدہ چیزیں لکھی پڑی ہیں. تو مولانا صاحب اس پہ آپ نے کہاں بات کی؟ سنوائیں مجھے, سنوائیں نا. کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ بات کی ہے؟ دیں کوئی گارنٹی, لائیں کوئی چیز سامنے رکھیں. محمد بن سلمان نے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے, اور جب وہ امریکہ گئے اور جب سے وہاں سے معاملہ بدلا ہے, تب سے ان کا پینترا بدلا ہے. یہ تو پوری طرح تیار تھے سارا کچھ کرنے کے لیے, یہ تو ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے. تو محمد بن سلمان نے وہاں جا کر کہہ دیا کہ جناب فلسطین کے بارے میں سوچیں, پہلے اس کی ریاست بنے گی. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو محمد بن سلمان. یہ تو تیار بیٹھے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے. بہرحال مولانا طاہر شبلی صاحب, آپ نے بتایا نہیں کہ کب آپ نے عدت کے کیس کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں صاحبان کے سامنے, کب آپ نے انسانی حقوق کے معاملات پہ آواز اٹھائی ان دونوں حضرات کے سامنے, کب آپ نے جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں حضرات کے سامنے, کب آپ نے آزادی اظہار رائے کو کچلنے کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں صاحبان کے سامنے, کب آپ نے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں صاحبان کے سامنے. دکھائیں نا, دکھائیں کون سی تنقید. ہم نے تو جو ویژول دیکھا اس میں آپ کی تعریفیں زمین آسمان کے آپ لوگوں نے کلابے ملا دیے. آپ لوگ تو وہاں پہ تعریفیں کر رہے تھے, اور اب عوام آپ کو کر رہی ہے ننگا, عوام کر رہی ہے آپ کے اوپر تنقید, اور عوام بتا رہی ہے کہ جناب آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے. تو جب عوام آپ کو بتا رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا مولوی صاحب, یہ ہوگی آپ کو تکلیف, کیونکہ پاکستانی آگے نکل گئے, آپ لوگ بہت پیچھے رہ گئے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کی عوام بنے گی, اور پاکستان کی عوام کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. اب کتنا کچھ لیں گے لوگ, ایک حد سے زیادہ آپ نہیں دبا سکتے. عمران خان کی آواز کو دیکھیں کتنا دبایا گیا, جیل کے اندر بند ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے ذرا یہ بھی بتائیں کہ ایک لیڈر ہے, اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اور اسے باہر نہیں آنے دے رہے, اس کی شکل کسی کو نہیں دیکھنے دی, اس کی آواز کسی کو نہیں سننے دی. ذرا اس کی بھی شرعی حیثیت بتائیں نا, کس کیپیسٹی میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر تو مولوی نہیں بولتے. اب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنا, اور قید تنہائی ایک ٹارچر ہے, یہ اقوام متحدہ نے کنفرم کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ایک طرح کا ٹارچر ہے, اور یہ ٹارچر عمران خان پہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ٹارچر ختم کیا جائے, یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک عالمی سطح کے جانے مانے وکیل ہیں انسانی حقوق کے, ان کا بھی یہ جیرڈ جینسر, ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا انسانی حقوق کے حوالے سے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. بلکہ اقوام متحدہ میں درخواست دائر کی گئی ہے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ جو یہ نظام کر رہا ہے, اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کیا گیا, کسی حکمران کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو پاکستان کی بدنامی بڑھتی جائے گی, اور پاکستان میں استحکام نہیں آنا. اس طریقے سے جیسے آپ نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے, اس طریقے سے جیسے آپ نے ڈنڈا چلایا ہوا ہے, اس طریقے سے کبھی بھی کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. حسینہ واجد فارمولے پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ وہی ہوا نا جو بنگلہ دیش میں سب نے دیکھا. تو اسی فارمولے کے ساتھ آپ پاکستان میں ڈیفرنٹ نتائج کیسے لے آئیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. فیض حمید والے معاملے میں ناظرین بہت اچھل کود ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بہت پرابلم ہے کہ لوگ اس میں مان کیوں نہیں رہے کہ فوج نے احتساب کیا ہے. فوج نے احتساب تو کیا ہی نہیں. فوج اگر احتساب کرتی تو اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں احتساب ہونا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں, شاہد اسلم صاحب کا ٹویٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے خود احتسابی کے اپنے نظام کی حالیہ چند مثالیں. جنرل فیض حمید نے 2017 میں ٹاپ سٹی اسکینڈل میں یہ ملوث تھا بندہ, پھر یہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بن گیا, پھر یہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گیا, اس کے بعد ایڈجوائنٹ جنرل بن گیا, پھر 2 مرتبہ کور کمانڈر رہا, اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب اس کے اوپر یہ کیس بنا کے چلا دیا گیا. بھئی اتنا سارا کچھ آپ نے اس بندے کو نواز دیا, اور اس کے بعد آپ دے رہے. یہ فوج کے اندر کا تو احتساب ہی نہیں ہے. جب وہ فوج کے اندر ڈیوٹی پہ تھا تب تو احتساب ہوا ہی نہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے اس پہ ہاتھ ڈالا, اور وہ بھی ذاتی وجوہات دکھائی دیتی ہیں. اور یہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھا جنرل فیض, اس کو لگتا تھا یہ بھی بن جائے گا. اب اسی طرح جو ہے وہ جنرل محمد عامر, یہ جب بریگیڈیئر تھا تو ایوان صدر میں زرداری صاحب کا ملٹری سیکٹری تھا 2011-12 میں. جعلی اکاؤنٹ سے براہ راست ملٹری سیکٹری کے اپنے اکاؤنٹ میں یہ پیسے لیتا رہا ہے شاہد اسلم صاحب کے بقول, اور یہ خبریں چھپتی بھی رہی ہیں پہلے بھی. اس کے باوجود میجر جنرل بن گیا, پھر لیفٹیننٹ جنرل بن گیا, پھر ایڈجوائنٹ جنرل بن گیا, اور کور کمانڈر بھی بن گیا.
ये भी 2022 में आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल था। रिटायरमेंट के बाद आजकल जनरल आमिर कतर में पाकिस्तान का सफीर तैनात है। अंदाजा करें आप, ये भी करप्शन के इल्जामात, वो भी करप्शन के इल्जामात, दोनों बुलंद तरीन मुकामात पर पहुंचे। एक की मौजूदा आर्मी चीफ के साथ टसल थी, उसको उठा के सजा, और दूसरा कतर में पाकिस्तान का सफीर। बस ये है फौज का अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम। और भी बहुत सारी मिसालें इस तरह की हैं, अब कौन कौन सी मिसालें पेश की जाएं। बहरहाल ये फैज़ हमीद साहब को सियासत में मुदाखलत में सज़ा दी गई, ये दावा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये जो बंदा भी आपको ये कहता है ना कि फैज़ हमीद को सियासत में मुदाखलत में सज़ा दी, दो चीज़ें उसके सामने रखे, वो देखें फैसला लाओ किधर है। वो जो प्रेस रिलीज है ना DGISPR की, उसमें भी लिखा हुआ है कि इसके ऊपर हम करेंगे काम। सज़ा नहीं दी इसके ऊपर। जो 14 साल की सज़ा हुई उसमें सियासत में मुदाखलत कहीं नहीं लिखा हुआ। एंड में लिखा हुआ है कि जनाब बाद में इसको हम देखेंगे, सियासत में मुदाखलत के मामले को। अभी सज़ा किसी और चीज़ के ऊपर दी और ये माफ़ कर देंगे। ये करप्शन के मामला हैं, नॉर्मल चीज़ है। करप्शन इस हुकूमत का मसला ही नहीं है। इतनी दबा के करप्शन हो रही है, ऐसे ऐसे करप्ट लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया है। करप्शन इनका मसला होता तो ये करते पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने कर दिया है। तो करप्शन इनका मसला ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि फैज़ हमीद को सियासत में मुदाखलत पे अगर आपने सज़ा देनी है तो आज क्या हो रहा है? आज तो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा इस बात का मुकदमा लड़ता है कि फ़ौज को सियासत का हक है, यानी हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान में चलेगा, दोगला निज़ाम। फ़ौज इंतज़ामी मामलात में फ़ौजी क़यादत मुदाखलत करेगी। शहबाज शरीफ हर जगह पे खड़े होकर इकॉनमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे देते हैं, खारजा पॉलिसी का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे देते हैं। बेशुमार और पॉलिसीज हैं जो आर्मी के करने का काम नहीं है, वो सियासत में या इंतजामी मामलात में मुदाखलत होती है, वो क्रेडिट उठ के सीधा आर्मी चीफ को दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? आज भी फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है। अगर फैज़ हमीद ने मीडिया को दबाया था तो आज क्या किया जा रहा है? फैज़ हमीद ने अगर 5 बंदों को दबाया था ना, तो आज 50 बंदों को दबाया जा रहा है। फैज़ हमीद का एक्सीलेटर पे पाऊं अगर 10% था ना, तो आज 100% है। इतनी आज के फैज़ हमीद के खिलाफ कौन बोलेगा? आज के फैज़ हमीद के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? मरे हुए फ़िरौन को तो सारे बुरा कहते हैं, मरे हुए यजीद के खिलाफ तो सारे उठ के आवाज लगाते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जो आज जिंदा है, जो आज जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? ये मौलवी तो नहीं खड़े हुए। तो एक ये कहानी सुनाई गई है कि फैज़ हमीद को सियासत में मुदाखलत पर सजा हुई, नहीं हुई जनाब। ये रास्ता पाकिस्तान के जर्नैल नहीं खोलना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये रास्ता खुल गया तो फिर बारी बारी सबकी बारी, तो ये बारी अभी तक तो नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज़ है कि 9 मई का कोई तस्करा भी नहीं था इस सारे मुकदमे में, कुछ नहीं था। 9 मई के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, बल्कि सवाल पूछा जाना चाहिए उन सारे दानिश्वरों से या उन सारे टाउटों से जो ये टीवी चैनल्स पे आकर बैठ के दावे करते रहे कि जनाब फैज़ हमीद गवाह बन गया, फैज़ हमीद फर बोलता है, वो एक ऐसा तोता है जिसमें इमरान खान की जान है, कोई कहानी, फैज़ हमीद ने जनाब फलानी चीज़ें बता दी, बड़े बड़े राज अफशा हो गए। क्या है जनाब? नथिंग। मेरी फैज़ हमीद के वकील से बात हुई, नथिंग। मेरी दीगर सोर्सेज से बात हुई, कुछ भी नहीं। गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी, उसको सजा दे दी। और इन सारों को पहले ही पता था ये सजा होनी है, और उसके बाद ये सजा खत्म भी होनी है, ये भी सबको पता है। ये चलनी भी कोई नहीं। आप कुछ अरसा इंतजार करें, फिर आप ये देखेंगे। देखें, असल मामला जो मुतालबा हर पाकिस्तानी का है वो क्या है? मुतालबा ये है कि फैज़ हमीद को सियासत और सहाफत और पाकिस्तान की हुकूमत में मुदाखलत करने पे सख्त से सख्त सजा दी जाए, बाकायदा अनाउंस की जाए, उसके इल्जामात कौम के सामने रखे जाए, और फिर ये रास्ता खोला जाए ताकि फैज़ हमीद के बाद आने वाले और उससे पहले जाने वाले इन तमाम लोगों को सजाएं दी जा सके। या फिर हल वही है, ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जनाब आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक बना दें, उसमें जिसने जो किया वो सारा कौम के सामने लाया जाए। देखिए ना, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा? बताएं ना। मियाँ साहब अब आए ना, आके सामने खड़े होकर कहें कि मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे गया था, ये जाली प्लेटलेस की रिपोर्टें कैसे बनी थी। मैंने उस दौर में चैलेंज किया था, मैं अब तक अपनी बात पे कायम हूं कि मियाँ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे बरतानिया, जब जहाज में चढ़